Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. So first article related to India and the USA deal. So first point is exclusion of sensitive sector. The US-India trade deal explicitly excludes sensitive sector like dairy and agriculture to protect domestic interest. तो जो इंडिया एंड यूएस में डील हुई है ट्रेड डील वो क्लियरली उसने एक्सक्लूड कर दिया मतलब हटा दिया है असाइड कर दिया सेंसिटिव सेक्टर जैसे हमारा डेयरी हो गया और एग्रीकल्चर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट मतलब हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर थे एग्रीकल्चर और डेयरी को इस डील से बाहर रखा गया है. Second point, tariff reductions. The agreement involved reciprocal tariff cuts with the US reducing tariffs on some Indian goods by up to 50% and India reducing tariffs on some US goods by up to 25%. तो टैरिफ रिडक्शन मतलब कुछ टैक्सेस को रिडक्ट किया गया मतलब रिड्यूस कर दिया गया. द एग्रीमेंट इन्वॉल्व रेसिप्रोकल टैरिफ कट्स मतलब दोनों कंट्री ने एक दूसरे की टैरिफ्स को कट कर दिया है. यूएस ने रिड्यूस किया है टैरिफ ऑन सम इंडियन गुड्स अप टू 50% एंड इंडिया ने रिड्यूस किया है टैरिफ ऑन सम यूएस गुड अप टू 25%. थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक बेनिफिट फोकस. Commerce Minister Goyal stated that deal is expected to primarily benefit India's labor-intensive export sectors. तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा है जो ये डील है ये एक्सपेक्टेड है हमारी प्राइमरली बेनिफिट के लिए फॉर इंडियाज़ के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए. फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. The minister blamed the opposition for not allowing a statement to be made in parliament regarding the deal's details. इन पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में जो मिनिस्टर उन्होंने ब्लेम किया है अपोजिशन को फॉर नॉट अलाउइंग ए स्टेटमेंट टू बी मेड इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग द डील्स डिटेल. अपोजिशन ने मतलब इस पर कुछ स्टेटमेंट इशू किए हैं पार्लियामेंट में. बोला है कि जो आपने यूएस के साथ डील करी है उसमें आपने हमको डिटेल्स शेयर नहीं की है अबाउट द डील. 5 पॉइंट, मार्केट रिएक्शन. Following the news of the potential tariff cuts, the equity and rupees markets in India experienced a rise. मतलब मार्केट में क्या रिएक्शन आया है आफ्टर द डील. तो जो न्यूज़ आई है उसके बाद जो टैरिफ कट्स हुए हैं उसके बाद जो इक्विटी था वो इक्विटी एंड रुपी मार्केट इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ राइज मतलब बढ़ गया उसने राइज एक्सपीरियंस किया है. Second article is MP-led means Member of Parliament Local Area Development. So first point, scheme, definition and purpose. The Members of Parliament Local Area Development Scheme, which is MP-LADS, is a central scheme fully funded by the Government of India designed to create durable community asset based on locally felt needs. तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो कि हम लोग MP-LADS बोलते हैं, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो फुली फंडेड बाय होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसको बनाया गया, इसका पर्पस ये है कि क्रिएट करे ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी एसेट बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स. अगर लोकल कोई रिक्वायरमेंट है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग आप उनको एसेट बनाइए फॉर क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट बेस्ड ऑन locally felt needs. Second point, primary criticism. The main criticism against MP-LADS is the non-utilization of allocated funds and the incomplete status of work, often stemming from significant delays in the release of funds to the implementing agencies. तो जो प्राइमरी क्रिटिसिज्म है वो क्या है? जो मेन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट MP-LADS है वो है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड मतलब जो फंड अलॉट किया जाता है उसको यूज़ नहीं किया जाता. नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड और जो इनकम्प्लीट स्टेटस ऑफ वर्क होते हैं इससे क्या होता है स्टेमिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट डिले होता है इन अ रिलीज ऑफ फंड्स टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू डिले हो जाता है फॉर द फंड्स. थर्ड पॉइंट, एविडेंस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. Data from the 16th Lok Sabha, which is 2024-2019 period, shows that the utilized funds were only 8.7%, suggesting that when funds are released on time, utilization rate are high. मतलब एविडेंस है ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. जो डेटा एक आया है फ्रॉम द 16th लोक सभा विच इज़ 2024 to 2029 उसने एक ये पीरियड ने शो किया है कि जो यूटिलाइज फंड ओनली केवल
7% है, मतलब जितना फंड यूटिलाइज हुआ है वो ओनली 8.7% है। इससे क्या सजेस्ट होता है? सजेस्टिंग दैट व्हेन फंड्स आर रिलीज्ड ऑन टाइम यूटिलाइजेशन रेट्स आर हाई, मतलब जब आप फंड्स को टाइम पर रिलीज़ करेंगे तो जो उसका यूटिलाइजेशन रेट है वो भी हाई होगा। Fourth point, focus on implementation, not scrapping. The article argues that the problems are related to implementation, bottlenecks, and administrative delays, not the scheme's core concept. Therefore, the solution lies in improving guidelines and timely fund disbursement, not scrapping the scheme. फोकस किस में होना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन पे, नॉट स्क्रैपिंग। द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट, आर्टिकल आर्ग्यू कर रहा है जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? इम्प्लीमेंटेशन से, क्योंकि डिलेज होती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, नॉट द स्कीम कोर कॉन्सेप्ट। देयरफॉर इसलिए द सोल्यूशन लाइज, सोल्यूशन क्या है इस पे कि जो लाइज इन इम्प्रूविंग गाइडलाइंस, हमको जो उसकी गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, एंड टाइमली फंड डिसबर्समेंट, मतलब जो फंड होता है उसको टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, नॉट स्क्रैपिंग द स्कीम, ना या ना कि आप स्कीम को ही ख़त्म कर दो। 5 पॉइंट, बेनिफिट्स एंड पब्लिक परसेप्शन। The scheme provides tangible benefit like school, building and water facilities. The author contends that while some MPs may not use the fund effectively, the scheme itself is valuable as people appreciate the direct link between their elected representatives and local development. जो benefit है the public perception के according क्या है benefit? जो स्कीम है वो एक टेंजिबल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। टेंजिबल मतलब समथिंग यू कैन टच एंड फील, लाइक स्कूल बिल्डिंग हो गया, वाटर फैसिलिटीज़ हो गई। तो ऑथर कंटेंट कर रहा है कि वाइल सम एमपीज़ मे नॉट यूज़ द फंड इफेक्टिवली, मतलब कुछ एमपीज़ हो सकता है कि फ़ंड को इफेक्टिवली नहीं यूज़ कर रहे हैं। द स्कीम itself is valuable because people appreciate the direct link between their elected representatives and local development. At the last article is related to AI. So first point is shift in AI investment focus. The current investment cycle in AI is moving away from foundational models, chips, and underlying models toward application. The focus is now on how to use AI rather than just training a larger GPU clusters. तो जो शिफ्ट हुआ है इन AI इन्वेस्टमेंट फोकस में, तो इसमें क्या बोल रहा है, जो द करंट इन्वेस्टमेंट साइकिल है AI में, ये मूविंग अवे फ्रॉम फाउंडेशनल मॉडल, मतलब जो आप फाउंडेशनल मॉडल से आप थोड़ा आगे बढ़िए, मतलब मूव अवे करिए किधर? चिप्स हो गया हमारी और अंडरलाइन मॉडल्स टूवर्ड्स एप्लीकेशन, मतलब चिप्स हो गए, इन सब से आप मूव अवे करिए और फोकस कीजिए अंडरलाइन प्रिय मॉडल्स टूवर्ड एप्लीकेशन। अब हमको इन्वेस्टमेंट करने, एआई में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है एप्लीकेशंस पे, ऐप पर। द फोकस इज़ नाउ ऑन हाउ टू यूज़ एआई। द फोकस हमको ये करना चाहिए कि हम एआई का यूज़ कैसे करें, rather than just training a larger GPU clusters. Second point, market growth and opportunity. The market for AI application is experiencing significant growth with a potential market size of $7 trillion. The article highlights that while infrastructure spending has been dominant, application spending is catching up and expected to grow substantially. जो मार्केट ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी है वो क्या है? जो मार्केट है फॉर एआई एप्लीकेशन इज़, वो एक्सपीरियंस कर रहा है सिग्निफिकेंट ग्रोथ, लगातार एक ग्रोथ बढ़ रहा है हमारी एप्लीकेशन रिलेटेड टू एआई विद अ पोटेंशियल मार्केट। कितना पोटेंशियल मार्केट है फॉर एप्लीकेशन विच इज़ $7 ट्रिलियन। द आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है कि हम वाइल, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हैज़ बीन डोमिनेंट, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग हो रहा है वो काफ़ी हद तक है, वो डोमिनेंट भी कर रहा है, पर एप्लीकेशन जो स्पेंडिंग होनी चाहिए वो कैचिंग अप, मतलब वो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो सब्सटेंशियली, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आगे चल के भी बहुत सब्सटेंशियली ग्रो करेगी।
Dominance of text-based application. Over 65% of generative AI spending in 2023 was on text-based application, with ChatGPT being a major driver. This indicates a strong initial focus on language processing application. मतलब डोमिनेंस किस पे रहा है हमारा, टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन पे. ओवर 65% ऑफ मतलब जनरेटिव ए आई स्पेंडिंग इन 2023 वॉज ऑन टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन. मतलब जो 65% जनरेटिव ए आई स्पेंडिंग थी इन 2023 में वो टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन पे थी. जैसे हमारा चैट जीपीटी हो गया, ये एक मेजर ड्राइवर है. ये इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग इनिशियल focus on language processing application. फोर्थ पॉइंट, चैलेंजेस एंड फ्यूचर कंसिडरेशन. मतलब चैलेंजेस क्या है और फ्यूचर के लिए क्या कंसिडरेशन हो सकता है. दिस आर्टिकल रेजेस कंसर्न अबाउट AI bubble similar to dot-com era where many companies may fail. Key challenges for the next phase include competition, a lack of transparency in models, data privacy issue and the need for regulation. तो जो आगे फ्यूचर में चैलेंजेस होंगे, तो जो आर्टिकल वो हाईलाइट कर रहा है, द आर्टिकल रेज इज कंसर्न, मतलब आर्टिकल कंसर्न रेज कर रहा है अबाउट द AI बबल. ये सिमिलर होता है हमारे .com एरा जैसा. जो एक था ना हमारा .com एरा वेयर मैनी कंपनीज में फेल. मतलब ये हो सकता है कि जहाँ मैनी कंपनी फेल हो सकती हैं. की चैलेंजेस क्या होगा, फॉर द नेक्स्ट फेज इज इंक्लूडिंग कॉम्पिटिशन, अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन मॉडल्स और डेटा प्राइवेसी इशू एंड द नीड फॉर रेगुलेशन. और इन सब के लिए हमें क्या करने चाहिए, ज़रूरत है प्रॉपर रेगुलेशन. 5 पॉइंट, रियल वर्ल्ड वैल्यू एंड इंटीग्रेशन. तो रियल वर्ल्ड और उसकी वैल्यू और इंटीग्रेशन. द रियल वैल्यू ऑफ AI lies in its integration into workflows and specific vertical market, that is healthcare, finance and engineering, to solve real business problem, moving beyond simple interfaces like chat GPT. तो रियल वर्ल्ड वैल्यू एंड इंटीग्रेशन क्या है, द रियल वैल्यू ऑफ AI लाइज कहाँ करती है, इट्स इंटीग्रेशन इनटू वर्क फ्लोज एंड स्पेसिफिक वर्टिकल मार्केट, जैसे हमारा हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया और इंजीनियरिंग होगा, टू सॉल्व रियल बिजनेस प्रॉब्लम, मूविंग बियॉन्ड सिंपल इंटरफेसेस लाइक चैट GPT. तो हमको मूव करना है बियॉन्ड चैट GPT विच इज़ अ सिंपल इंटरफेसेस.